हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में अपन ने दो वर्ड पढ़े थे, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। मैं एक बार डेफिनेशन बता देता हूं कि जब एक चार्ज को बहुत दूर से फिक्स पॉइंट पे लाते हैं तो वो पोटेंशियल है, और जब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाते हैं तो जो वर्क डन करते हैं हम उसको उसको क्या बोलते हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेफिनेशन क्या बनेगी पोटेंशियल की? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को एक चीज से नाप रहे थे जिसका नाम क्या था? वोल्ट मीटर, और उसका डायग्राम ये था। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको ध्यान रखनी है वो बात है कि अब हमको थोड़ा सा इमेजिन करना है कि वन वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है। तो वन वोल्ट पोटेंशियल को इमेजिन करने के लिए हम फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वन वोल्ट पोटेंशियल का मतलब क्या होगा? वर्क को हम जूल में नापते हैं और चार्ज को हम किस में नापते हैं? कूलम्ब में। वन वोल्ट पोटेंशियल का मतलब होगा कि जब वन जूल वर्क डन हो एक कूलम्ब चार्ज के द्वारा, मतलब एक कूलम्ब चार्ज का मतलब कल बताया था 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये सब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितनी एनर्जी हो? एक जूल की एनर्जी हो। तो उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? वन वोल्ट पोटेंशियल। और कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था 440 वोल्ट का झटका। 440 वोल्ट का झटका मतलब कितना है कि 440 जूल वर्क डन हो एक कूलम्ब चार्ज के द्वारा। मतलब अब एक कूलम्ब में 440 जूल की एनर्जी है, मतलब ज्यादा एनर्जी है, तो ये ज्यादा तेज करंट हमको लगेगा। और ऊपर वाले में केवल एक जूल की एनर्जी है, तो वो हमको कम करंट लगेगा। तो अब मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि वोल्टेज क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या कहा? ओम्स लॉ ने हमको एक रिलेशन दिया पोटेंशियल और करंट के बीच। जैसे करंट का लेना देना चार्ज से था, जब चार्ज टाइम के साथ फ्लो होते थे तो उसको हम क्या बोलते थे? करंट है। और जितने चार्ज काम करते थे उसको हम क्या बोलते थे? वो उसका पोटेंशियल है। तो अब एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ओम। उन्होंने एक रिलेशन दिया हमको पोटेंशियल और करंट के बीच की। पोटेंशियल और करंट का क्या लेना देना है? तो इनका स्टेटमेंट तभी वैलिड है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मतलब एक ही टेम्परेचर पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। मान लेते हैं कंडक्टर है ए बी, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अब मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, मतलब मैं ज्यादा एनर्जी देते जा रहा हूँ चार्ज को, तो करंट भी कैसा फ्लो होगा कंडक्टर में? ज्यादा फ्लो होगा। और अगर मैं एनर्जी कम करते जाऊं कंडक्टर की, तो करंट कैसा फ्लो होगा? कम फ्लो होगा। तो इसको अगर मैं सिंबल के फॉर्म में लिखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस को अपन वी से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आया। और करंट को मैं किससे डिनोट करता हूँ? आई से। तो मेरा लॉ क्या बन गया? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो पहले आप दिमाग में ये क्लियर रखेंगे कि एक ऐसा रिलेशन जो पोटेंशियल और करंट के बीच हमको रिलेशन देता है, उस रिलेशन को हम ओम्स लॉ बोलते हैं। और इनका स्टेटमेंट क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब हमको एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। और यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो ध्यान रखिए, वो कांस्टेंट है आर। अभी तक आपको वी के बारे में तो पता है कि वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। आई का मतलब आपको पता है, आई का मतलब होता है करंट। लेकिन एक नया कांस्टेंट आ गया आर, और उस आर का मतलब क्या है? उस आर का मतलब है रेजिस्टेंस। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे ही आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, सबसे पहले हमारा मन जाता है मोबाइल में, या सबसे पहले मन हमारा जाता है कि हम घूमने जाएं। हमारा डिस्ट्रिक्शन, कंसंट्रेशन हमारा कम होते चलता है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसका नाम है पी क्यू, इसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही हमारा इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो होगा, तो इस आई करंट को फ्लो होने से कुछ चीजें रोकेंगी। मैंने क्या बोला? करंट को फ्लो होने से सब्सटेंस की कुछ चीजें क्या करेंगी? रिस्ट्रिक्ट करेंगी।
तो किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। मतलब ये एक प्रकार की रुकावट है। करंट फ्लो होना चाह रहा है किसी चीज में, सब्सटेंस में, और अगर रुकावटें ज्यादा हैं तो करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, रुकावटें ज्यादा हैं तो उस सब्सटेंस की उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखें कि कोई सब्सटेंस में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो जो रुकावटें प्रेजेंट हैं उस सब्सटेंस में, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और डेफिनेशन क्या बनेगी रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बनेगी कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस विच रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन एनी सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। मतलब जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका, कम करंट फ्लो होगा, और जितना रेजिस्टेंस कम होगा वो उसमें उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो जिसमें इजीली करंट फ्लो हो जाता है, रेजिस्टेंस कम होता है, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और करंट फ्लो नहीं होता, उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। ये बात क्लियर है। अब अगर मैं फॉर्मूला से रिलेशन निकालूं ओम्स लॉ के, तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। तो इससे अगर मैं R की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आ जाएगी, V अपॉन आई। तो R का और I का लेना देना क्या है, R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब R को बढ़ाओगे तो I कम होगा, R को कम करोगे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब करंट से बिल्कुल अपोजिट चलता है, करंट से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम याद रखेंगे, आर की जो यूनिट होती है, आर की यूनिट में लिख रहा हूं, मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट को हम बोलते हैं ओम, OHM। और उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं जो मैंने ब्रैकेट में बनाया है, ये सिंबल होता है ओम का। रेजिस्टेंस, अब वही बात होगी कि हमको भैया 16 एम्पियर इमेजिन हो गया, कि हमको 440 वोल्ट इमेजिन हो गया। अब 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा, अब 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है हमको नहीं पता, तो फिर हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। हमको पता है आर का फॉर्मूला होता है V अपॉन आई। रेजिस्टेंस को हम किस में नापते हैं, ओम में नापते हैं। वोल्टेज को हम किस में नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में नापते हैं। और आई को किस में नापते हैं हम, आई को हम एम्पियर में नापते हैं। चलिए, 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा, जब किसी कंडक्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो, 1 वोल्ट, और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा हो, 1 एम्पियर। तो जो उसमें रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 ओम रेजिस्टेंस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के बाद, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। किन किन चीजों से रेजिस्टेंस को फर्क पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज है हमारी लेंथ ऑफ वायर, कंडक्टर की लेंथ से, ये सब्सटेंस की लेंथ से भी हमको फर्क पड़ता है। मान लेते हैं अगर एक में छोटी वायर लूं और एक में बड़ी वायर ले लूं, तो भैया किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो याद रखिए कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर से। मतलब जितनी ज्यादा लंबी वायर लूंगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी कम लंबी वायर लूंगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द वायर। दूसरा है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पहली तो बात आती है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। तो ये जो मैंने वायर बनाया था, इसके साइड के एंड का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर आप कम करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तीसरा भी एक फैक्टर है, लेकिन तीसरा फैक्टर बताने से पहले, अगर जो पहला फैक्टर जिसको मैंने रेड से लिखा है उसको मैं फर्स्ट इक्वेशन दे दूं, और दूसरा फैक्टर है उसको मैं सेकेंड इक्वेशन दे दूं, और इन दोनों को कंबाइन कर दूं, तो कंबाइन करने के बाद मैं क्या लिख पाऊंगा मुझे बताइए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और फिर आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो यहां आएगा आर इज इक्वल टू कांस्टेंट एल अपॉन ए।
और यहाँ जो कांस्टेंट है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये नया है आपके लिए, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ये जो मैंने पी टाइप का सिंबल बनाया है, इसको हम रो बोलते हैं। और यहाँ रो का जो मतलब है वो है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि रजिस्टिविटी क्या होती है।